क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। यह क्लास 12 मॉडर्न इंडिया एनसीईआरटी आधुनिक भारत एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर है, संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण किस तरह से किया गया है, यह क्लास 12 एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। इस तरह से मैंने पूरे क्लास 12 के एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट कर दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट पर देख करके आप पूरे क्लास को कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और इस पूरे चैप्टर में हमने संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ है, संविधान कैसे निर्माण हुआ है, संविधान निर्माण में क्या क्या समस्याएं आई हैं, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम हुआ है, सबको इसमें डिटेल में बताया गया है। आप लोग जो है जरूर इसको वीडियो को अंत तक देखिएगा, और कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये मॉडर्न इंडिया क्लास 12 एनसीईआरटी का चौथा और अंतिम चैप्टर है, संविधान का निर्माण, नए युग की शुरुआत। जब हमारा देश आज़ाद हो गया और नए संविधान का निर्माण किया गया, और संविधान का निर्माण किसने किया, संविधान सभा ने किया है, तो वहीं से भारत में एक नए युग की शुरुआत हो गई। और भारत अपने संविधान, अपने देश, अपने लोगों द्वारा बनाए गए संविधान से आगे बढ़ने लगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। संविधान सभा से जुड़े हुए बहुत बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से हमें समझने और देखने की ज़रूरत है। और हमारा वही प्रयास है कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा सकें। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। लिखा है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। जबकि संविधान बनकर तैयार कब हुआ, तो याद रखना, आपको एक डेट याद होगी, 26 नवंबर 1949 को। और यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। यदि हम अपने देश के आकार और विविधता पर ध्यान दें तो इसकी लंबाई व पेचीदगी को आसानी से समझ सकते हैं। याद रखना, हमारे देश का संविधान इतना लंबा क्यों हो गया। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि हमारा संविधान इतना बड़ा क्यों है, तो आपको बताना है क्योंकि हमारे देश का आकार और विविधता अधिक है। हमारे देश में बहुत से अलग अलग विविध प्रकार के लोग पाए जाते हैं। सबके संरक्षण के लिए काम करना था, सबके लिए कानून की आवश्यकता थी। पहला, उसके लिए तो सबके प्रावधान को जोड़ना था संविधान में। दूसरा, हमारे एक ही संविधान में केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और पंचायत स्तर पे सबका प्रावधान एक ही संविधान में किया गया है, इसलिए हमारा संविधान काफी बड़ा है। स्वतंत्रता के समय भारत जो है न केवल एक विशाल और विविधतापूर्ण बल्कि गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश भी था। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, और जब आज़ाद भी हुआ उस समय हमारा देश बहुत बिखरा हुआ था, क्योंकि अलग अलग रियासतें थी। ऐसे में देश की एकजुटता और प्रगति के लिए एक विस्तृत गहन विचार विमर्श पर आधारित और सावधानी पूर्वक जो है सूत्रबद्ध किया गया संविधान लाजमी था। हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने और विभिन्न वर्गों, जातियों, समुदायों में बटे भारतीयों को एक साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने की मदद की। दूसरी ओर क्या किया, इस संविधान ने लंबे समय तक चली आ रही ऊंच नीच और अधीनता की संस्कृति में लोकतांत्रिक संस्थाओं को विकसित करने का भी प्रयास किया। तो हमारे इस संविधान में कई संस्थाओं का भी उल्लेख किया गया, जैसे वित्त आयोग का, जैसे चुनाव आयोग का। ठीक है, आगे लिखा है, भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। याद रखना, 9 दिसंबर से संविधान सभा की बैठक की शुरुआत होती है, और जो है संविधान लास्ट में जो बन के तैयार हुआ वो डेट क्या थी, 26 नवंबर। तो इतने दिन में हमारा संविधान बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। इस दौरान संविधान सभा में इसके मसविदे के एक एक जो है भाग पर लंबी चर्चाएं हुई। तो एक एक आर्टिकल पर, एक एक प्रावधान पर लंबी चर्चा होने के बाद तब हमारा संविधान बना। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए थे। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए, बैठकें हुई, जिनमें 165 दिन बैठकें की गई। सत्रों के बीच विभिन्न समितियां और उप समितियां जो है मसविदे को सुधारने और संवारने का प्रावधान करती थी। बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, जैसे आपने सुना होगा प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनाई गई थी। ऐसी बहुत सारी समितियां थी जो अपना काम कर रही थी अलग अलग तरीके से। राजनीति शास्त्र की पाठ्यपुस्तक को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके होंगे कि भारत का संविधान कैसा है। आप देख चुके हैं कि आज़ादी के बाद इस संविधान की क्या उपयोगिता और सार्थकता रही है। इस अध्याय में हम संविधान के इतिहास और उसके निर्माण के दौरान हुई
गहन पर चर्चा को देखेंगे। यदि संविधान सभा में उठने वाली आवाज़ों को सुनने का प्रयास करें तो हमें उन प्रक्रियाओं का अंदाजा लग जाएगा जिसके माध्यम से संविधान को सूत्रबद्ध किया गया और एक नए राष्ट्र की कल्पना को साकार किया गया। तो इसलिए संविधान को समझना और उसको जानना जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर 1949 में 3 साल तक चली बहस के बाद संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, आप ये देख सकते हैं पटेल हैं, ठीक है। तो ये लोग मिल करके संविधान पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये आपके BN राव हैं जो संवैधानिक सलाहकार थे। तो सब लोग संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाए गए हैं, ठीक है। अब आते हैं उथल पुथल का दौर। तो संविधान का निर्माण होने से पहले इतिहास में और क्या क्या घटनाएं हुई थी उसके पहले थोड़ा उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे जब देश हमारा आज़ाद हुआ था। तो लिखा है संविधान निर्माण से पहले के साल काफी उथल पुथल वाले थे। यह महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोहभंग का भी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो कर दिया गया किंतु इसके साथ ही इसे विभाजित भी किया गया। तो याद रखना, हम देश का लड्डू तो खाए लेकिन रोते हुए खाए। क्यों? क्योंकि खुशी का तो लड्डू था क्योंकि देश आजाद हुआ था, लेकिन विभाजन भी हुआ तो हमने गम में जो है लड्डू खाया। तो इस तरह से हमारे देश के सामने एक बड़ी समस्या आ गई विभाजन की। जैसे हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए क्या थी? विभाजन और शरणार्थियों की समस्या। लोगों की स्मृति में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जीवित था, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ संभवतः सबसे व्यापक जन आंदोलन था। विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए प्रयास भी लोगों को बखूबी याद थे। 1946 के बसंत में बंबई और अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी शाही नौसेना का सिपाहियों का विद्रोह भी जो है लोगों को बार बार आंदोलित कर रहा था। ध्यान रखना 1946 में जो है बंबई और जैसे आपका जबलपुर, कराची, यहाँ के जो है शाही नौसेना का विद्रोह हुआ था और खराब खाने की वजह नहीं, मतलब जो खराब खाना उनको मिलता था भारतीय सैनिकों को, उनको अच्छा वेतन नहीं मिलता था, उनके साथ भेदभाव होता था। लोगों की सहानुभूति सिपाहियों के साथ थी। 40 के दशक के आखिरी सालों में देश के विभिन्न भागों में जो है मजदूरों और किसानों के आंदोलन भी हो रहे थे। व्यापक हिंदू मुस्लिम एकता इन जन आंदोलनों का एक अहम पहलू था। इसके विपरीत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों प्रमुख राजनीतिक दल धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए सुलह सफाई की कोशिश में नाकाम होते रहे हैं, ठीक है। आगे लिखा है अगस्त 1946 में कलकत्ता में शुरू हुई हिंसा के साथ उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग साल भर तक चलने वाला जो है दंगे फसाद और हत्याओं का लंबा सिलसिला शुरू हो गया था। याद रखना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बंटवारे को लेकर के ये मैसेज मुस्लिम लीग को देना था अंग्रेजों को कि अब आप देश को तो आप आज़ाद करके जा रहे हैं लेकिन हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, इसलिए मुसलमानों को अलग देश मिलना चाहिए। इसलिए हमारे देश में जो है हिंदू मुस्लिम को लेकर के दंगे प्रारंभ हो गए और ये इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका मुस्लिम लीग की थी। बर्बर हिंसा का यह जो है भीषण जो है जनसंहारों के साथ हुआ। इसके साथ ही देश विभाजन की घोषणा हुई और असंख्य लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। 15 अगस्त 1946 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद का जो माहौल था वह उस समय के लोगों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन भारत के बहुत सारे मुसलमानों और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों जो है सिखों के लिए यह एक जो है निर्मम चुनाव का क्षण था, मतलब कहाँ जाएं। उनके सामने यह जो है तत्क्षण मृत्यु तथा जो है पीढ़ियों पुरानी जड़ों से उखड़ जाने के लिए चुनाव का क्षण था। मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदुस्तान में पाकिस्तान में रह रहे थे और उनको जब एक दूसरा देश छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा तो उनके बीच चुनाव करना बहुत मुश्किल था कि अपने पैतृक संपत्ति को छोड़ के जाएं या ना जाएं। करोड़ों शरणार्थी यहाँ से वहाँ जा रहे थे। मुसलमान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ तो हिंदू और सिख जो है पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब की तरफ बढ़ रहे थे। इनमें से बहुत सारे जो है कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सके, मतलब कहीं दंगा हो गया तो मारे गए या बीमारी के कारण मर गए, भूख के कारण मर गए, बीच रास्ते में ही मर गए। तो याद रखना, विभाजन के कारण कम से कम 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे, लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। नवजात राष्ट्र के सामने इतनी ही गंभीर एक और समस्या देखी गई जो थी वो देशी समस्या क्या थी?
तो देसी रियासतों को लेकर थी। एक तरफ चुनौती क्या थी, विभाजन की, और दूसरी चुनौती थी देश की जो देसी रियासत थे, इनके सामने विकल्प क्या था, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, भारत में शामिल हो जाएं, या फिर जो है स्वतंत्र रहें। तो देसी रियासतों को शामिल करना था, ये भी भारत के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती या गंभीर समस्या थी। आगे लिखा है, ब्रिटिश राज के दौरान उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 जो है भूभाग ऐसे नवाबों और रजवाड़ों के नियंत्रण में था जो ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार कर चुके थे और उनके पास अपने राज्यों को जैसे चाहे चलाने की सीमित ही सही लेकिन काफी आजादी दी गई थी अंग्रेजों के समय में। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो इन नवाबों और राजाओं की संवैधानिक स्थिति बहुत अजीब हो गई। एक समकालीन जो है प्रेक्षक ने कहा था कि कुछ महाराजा तो बहुत सारे टुकड़ों में बटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे थे। मतलब बहुत सारे राजा यह चाहते थे कि हम भारत में एक देश के रूप में रहेंगे। ठीक है, संविधान सभा की बैठकें इसी पृष्ठभूमि में संपन्न हो रही थी। मतलब एक तरफ आप देख सकते हैं, एक तरफ देश का विभाजन हो रहा है, एक तरफ रजवाड़ों को शामिल करने का प्लान बनाया जा रहा है, एक तरफ संविधान भी लिखा जा रहा है। बाहर जो कुछ चल रहा था उसे संविधान सभा में होने वाली बहस और विचार विमर्श भी जो है भला अछूता कैसे रह सकता है। तो याद रखना, जैसे कोई समस्या आती थी वैसे संविधान में उस आर्टिकल से जुड़े हुए विवाद पर जो है डिस्कशन शुरू हो जाता था। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, आप ये देख सकते हैं, ये जो है विनाश और उथल पुथल की छवियां संविधान के सदस्यों को लंबे समय तक परेशान करती रहीं। यह देख सकते हैं विभाजन का उसमें दिखाया गया था, जो दंगे उंगे हुए थे उसी का ये स्पष्ट फोटो नहीं है। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं जो है ये चित्र दिया गया है, ये 14 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को संविधान सभा में बोलते हुए नेहरू। तो संविधान सभा में नेहरू जब बोल रहे थे, जो है जिस दिन देश आजाद हुआ उसी की रात को 14 अगस्त को, तो क्या बोले थे उन्होंने, देखा इसी समय नेहरू ने अपना एक प्रसिद्ध भाषण दिया जिसकी शुरुआती पंक्ति इस प्रकार थी। तो नेहरू क्या कह रहे हैं, बहुत समय पहले हमने नियति से साक्षात्कार किया था और अब समय आ चुका है कि हम अपने उस संकल्प को न केवल पूर्ण रूप से या समग्रता से बल्कि उल्लेखनीय रूप से साकार करें। अर्धरात्रि के इस क्षण में जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर जाग रहा है। तो मध्यरात्रि को क्योंकि हुआ था, उन्होंने कहा आधी दुनिया जो है सो रही है, इस क्षण भारत क्या हो रहा है, एक नया इतिहास रच रहा है। तो ये उस दिन भाषण दिया था किसने, नेहरू जी ने। आगे लिखा है संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ था, तो कैबिनेट मिशन योजना के कहने पे हुआ था। तो कैबिनेट मिशन जो योजना आई थी, जिसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे, उसमें एबे अलेक्जेंडर थे और स्टेफर्ड क्रिप्स थे। संविधान सभा जो लाई गई थी हमारे यहाँ, जो आई थी, ब्रिटिश सरकार ने भेजा था उसको, तो उसी के कहने पर हमारे देश में संविधान सभा का गठन किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लिखा है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। याद रखना, सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। तो जनता ने प्रत्यक्ष चुनाव करके संविधान सभा के सदस्यों का चयन नहीं किया था और संविधान सभा में 389 सदस्य चुने गए थे संविधान सभा में टोटल, जिसमें जो है याद रखना 92 सदस्य राज्य से थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे और जो है 93 सदस्य जो थे ये देसी रियासतों से शामिल किए गए थे उस समय। ठीक है, तो चुनाव केवल 92 + 4 96 सदस्यों का होना था और जो ये सदस्य चुने गए थे ये अप्रत्यक्ष चुने गए थे, वो प्रांतों की विधान सभाओं ने चुना था, ना कि जनता ने चुना था। तो सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा संविधान सभा का चयन नहीं किया गया है, उनके सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ, ये बात याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आगे लिखा है 1945-46 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए। इसके पश्चात प्रांतीय संसदों ने जो है संविधान सभा के सदस्यों को चुना। याद रखना, प्रांतीय चुनाव पहले हुए 1945-46 में और 11 उस समय भारत में 11 प्रांत थे। तो 11 प्रांतों की जो विधानसभा थी, उन विधानसभा के सदस्यों ने चुनाव किसका किया, संविधान सभा के सदस्यों का। तो ये बात याद रखना कि सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव नहीं हुआ है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है, ये बात याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी। याद रखना, संविधान सभा जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी। ठीक है, कितने में, तो 296 में। प्रांतीय चुनाव में
कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की और मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गई, लेकिन लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर उचित समझा और एक अन्य संविधान बना करके उसने पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। शुरुआत में समाजवादी भी संविधान सभा से परे रहे, तो जो समाजवादी विचारधारा को मानने वाले थे वो भी शुरू में संविधान से दूर रहे, क्योंकि वे उसे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे। तो समाजवादी कहते थे कि अंग्रेजों ने बनाया है, इसलिए हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। वे मानते थे कि इस सभा का जो है वाकई स्वायत्त होना असंभव है। इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी से ही थे। तो कांग्रेस पार्टी का संविधान सभा में काफी वर्चस्व था, परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एक मत नहीं थे। उसमें भी कई जो है एक मत के नहीं थे। कई निर्णायक मुद्दों पर उनके मत भिन्न हो सकते थे। कई कांग्रेसी समाजवाद से प्रेरित थे, जैसे नेहरू जी, तो कई अन्य जमींदारी के हिमायती थे। कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे, लेकिन कई पक्के धर्मनिरपेक्ष भी थे। राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से कांग्रेसी वाद विवाद करना और मतभेदों पर बातचीत कर समझौते की खोज करना सीख गए थे। याद रखना, जब इस तरह कोई मुद्दे आते थे तो एक लंबा इतिहास कांग्रेस ने किया था, इसीलिए वो बातचीत करके मुद्दों को सुलझा लेते थे। संविधान सभा में भी कांग्रेस सदस्यों ने कुछ ऐसा ही रुख अपनाया था। तो बहुत सारे चीजों पर जब वाद विवाद होता था तो एक पार्टी के होते हुए भी सबकी सहमति एक साथ नहीं होती थी, तो वाद विवाद के द्वारा ही उसको सुलझाया जाता था। आगे लिखा है, संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से भी प्रभावित होती थी। जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में भी छपती थी और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। इस तरह से प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवाबी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति असहमति पर गहरा असर पड़ता था। तो आम जनता भी पेपरों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानती थी कि आज क्या संविधान सभा में हुआ, कल क्या हुआ, उस समय ये सब लोग जानते थे। सामूहिक सहभागिता बढ़ाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। कई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग करते थे। धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित जो है सुरक्षित करवाना चाहते थे और दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे। तो सबकी अपनी मांग थी। सभा में सांस्कृतिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चल रही सार्वजनिक चर्चाओं पर बहस हुई थी। ठीक है, तो हर क्षेत्र में वो लोग बहस करके ही मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चित्र दिखाया गया है कि संविधान सभा का अधिवेशन चल रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वल्लभ भाई पटेल बैठे हैं और दूसरे स्थान पर जो है आप देख सकते हैं बैठ करके और चर्चा के बारे में सोच रहे हैं और समझ रहे हैं, जो चर्चाएं चल रही है उसको ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है, आगे बढ़ते हैं, मुख्य आवाजें। तो मुख्य आवाज संविधान सभा में किसकी थी? तो कुछ बड़े नेताओं की थी, उसी के बारे में बताया गया है। लिखा है, संविधान सभा में 300 सदस्य थे। ठीक है, लगभग 389 सदस्य थे, यहाँ 300 दिया है लेकिन 389 सदस्य थे। इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इन 6 में से 3 कौन कौन लोग हैं? नेहरू जी हैं, पटेल जी हैं और राजेंद्र प्रसाद हैं, और सबकी भूमिका अलग अलग थी और ये काफी महत्वपूर्ण थे। ठीक है, पहले बात करेंगे हम जो है नेहरू जी की। एक निर्णायक प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने पेश किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने पेश किया था कब? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में। उद्देश्य प्रस्ताव जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, ये कहाँ से लिया गया था? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसकी भाषा क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। उन्होंने यह प्रस्ताव भी पेश किया, किसने? नेहरू ने, कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर जो है चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा होगा। ये भी नेहरू ने पेश किया, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा जो अशोक चक्र है। पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, जैसे देशी रियासतों को एक करने में। उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में खास मदद की और कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राजेंद्र प्रसाद क्या कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सभा में चर्चा रचनात्मक दिशा ले और सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका मिले, यह उनकी जिम्मेदारी थी। तो इसमें याद रखना, संविधान सभा को बनाने में जो है
काम चलाने में और संविधान वहाँ की सत्ता को ठीक करने में और जो है संविधान निर्माण करने में इन तीनों लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, राजेंद्र प्रसाद की, पटेल जी की और नेहरू जी की। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कांग्रेस के इस त्रिगुट के अलावा, तो कांग्रेस के 3 त्रिगुट याद रखना, के अलावा प्रख्यात विधिवेता और अर्थशास्त्री B.R. अम्बेडकर भी सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। याद रखना B.R. अम्बेडकर केवल एक विधिवेता भी नहीं थे, एक अर्थशास्त्री भी थे, ये भी याद रखना। तो ये संविधान सभा में याद रखना प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान अम्बेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी थे, मतलब जब देश आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब जो अम्बेडकर जी थे ये कांग्रेस के घोर विरोधी थे, परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया। तो गांधी जी के कहने पर जो है किसको, अम्बेडकर जी को जो है विधि मंत्री बनाया गया। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। तो प्रारूप समिति भी बनाई गई थी जिसके में 7 सदस्य थे और उसके अध्यक्ष कौन थे, हमारे जो है B.R. अम्बेडकर जी थे। उनके साथ 2 अन्य वकील भी काम कर रहे थे, एक गुजरात के K.M. मुंशी थे और दूसरे मद्रास के अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। दोनों ने ही संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव किसको दिया था, संविधान सभा को और अम्बेडकर जी को। इन 6 सदस्यों को जो है 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता की, उनमें से एक है B.N. राव। तो B.N. राव कौन थे, तो B.N. राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे हमारे संविधान सभा के। तो ये B.N. राव एक प्रशासनिक अधिकारी थे, इनका भी बहुत बड़ा रोल था और इन्होंने लगभग 30 देशों का भ्रमण करके तब जो है अच्छी अच्छी चीज़ों को ला करके संविधान में शामिल करने के लिए काम किया। वह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक संस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई जो है चर्चा पत्र तैयार किए थे। तो कई देशों का भ्रमण करने के बाद वहां से अच्छी चीज़ों को लाने का प्रयास किया। और एक दूसरे अधिकारी कौन थे, S.N. मुखर्जी थे। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे, तो बहुत एक्सपर्ट थे और छोटे छोटे मुद्दों को, बड़े बड़े मुद्दों को आसानी से सुलझा लेते थे। तो इतने 6 लोगों के अलावा ये 2 प्रशासनिक अधिकारी S.N. मुखर्जी और B.N. राव भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, इसको भी याद रखना। अब ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आप इस NCERT में पढ़ रहे हैं, इससे आपकी समझ बहुत अच्छे से हो जाएगी। आगे लिखा है अम्बेडकर ने के पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी, जो प्रारूप बन रहा था। इस काम में कुल मिलाकर के 3 वर्ष लगे और इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुए। यह लंबी मगर जो है दिलचस्प प्रक्रिया थी। याद रखना 3 वर्ष जो है संविधान के उस प्रारूप को पूरा तरीके से बनाने में लगा। संविधान के सभा के सदस्यों ने अपने विविध दृष्टिकोण बड़ी सफाई से पेश किए गए थे। उन्होंने जो है उनकी स्तुतियों को हम जो है भारत के संविधान से जुड़े कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी भी जो है विचार दे सकते हैं। देश के भावी स्वरूप पर भारतीय भाषाओं, राष्ट्र को कौन सी राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं मतलब व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए, नागरिकों के नैतिक मूल्य कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं, इन प्रश्नों का भी वाद विवाद हुआ। तो बहुत लंबी वाद विवाद के बाद ये सब जो है संविधान बनके तब हमारा तैयार हुआ है। आप यह देख सकते हैं ये अम्बेडकर जी जो है हिंदू कोड बिल पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये अम्बेडकर जी बैठे हैं और ये हिंदू कोड बिल पर उस समय चर्चा कर रहे थे और सब लोग जो है डिस्कशन में भाग ले रहे थे और मुद्दों पर बहुत गंभीरता से चर्चा करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है संविधान की दृष्टि। संविधान की दृष्टि क्या है? 13 दिसंबर 1946 को, अभी मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो 13 दिसंबर 1946 को ही जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने जो है सभा में क्या पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव। इसे हम जो है प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह जो फ्रेमवर्क सुझाया गया जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। जो है इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। याद रखना आपका प्रस्तावना में ही स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य की बात कही गई है।
नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। तो हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 2 प्रकार की समानता और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। ठीक है, आगे। और यह वचन दिया गया कि अल्पसंख्यकों, पिछड़ों व जनजातीय क्षेत्रों व जो दलित वर्ग हैं और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। जो है इन जैसे अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े जनजातियों के लिए, दलितों के लिए ये सब जो है व्यवस्था वहाँ पे की जाएंगी उनकी रक्षा के लिए। हमारे संविधान में आज है भी। इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए नेहरू ने भारतीय जो है प्रयोग को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नज़र जो है बरबस अतीत में हुए उन ऐतिहासिक जो है प्रयोगों की ओर जा रही है जिनमें अधिकारों के ऐसे दस्तावेज तैयार किए गए थे। तो ठीक है, तो इस तरह से हमारे देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानूनों का जो है प्रावधान किया गया जिससे सबकी रक्षा की जा सके। आगे लिखा है, नेहरू के भाषण की सावधानी से पड़ताल की जानी चाहिए। उनमें क्या कहा मतलब जा रहा है, नेहरू के अतीत प्रेम से क्या पता चलता है, संविधान की दृष्टि को निर्धारित करने वाले विचार के उद्गम के बारे में वह क्या कह रहे हैं। अतीत की ओर जाते हुए अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का हवाला देते हुए नेहरू भारत संविधान निर्माण के इतिहास को मुक्ति और स्वतंत्रता के एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध कर रहे हैं। ध्यान रखना, अमेरिका से हमने बहुत कुछ संविधान में लिया, फ्रांस से बहुत कुछ लिया, तो उनके बारे में जो संविधान की बात की गई थी तो नेहरू ने इसके बारे में बताया था। आगे लिखा है, वह भारतीय संघर्ष के ऐतिहासिक महत्व को अतीत के क्रांतिकारी क्षणों के समकक्ष बता रहे हैं, लेकिन नेहरू के कहने का आशा यह नहीं है कि उन घटनाओं को आज के लिए जो है ब्लूप्रिंट मान लिया जाए या फिर उन क्रांतियों के विचारों को बिना सोचे समझे भारत पर लागू कर दिया जाए। तो बहुत सारी जो क्रांतियां हुई हैं दुनिया भर में, ऐसा नहीं है कि नेहरू चाहते थे कि उस सबको लागू कर दिया जाए, वो उन्होंने एक अच्छी बताया, जो अच्छाइयाँ जहाँ जहाँ थी हमने उसको अपनाया। वह किसी खास तरह के लोकतंत्र को अपनाने का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से ही उभरेगी। ठीक है, ये कौन कहता है? नेहरू जी कहते हैं। वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि भारत में संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। उनके शब्दों में भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित हो वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार होनी चाहिए। पश्चिम से वहाँ की उपलब्धियां और विफलता के सबक लेना चाहिए। मतलब यह हुआ कि जो पश्चिमी देश हैं वहाँ लोकतंत्र जब अपनाया गया तो वहाँ क्या उपलब्धियां थीं और क्या विफलताएं थीं उसको हमें स्वीकार करना होगा। तो अगर मौलिक अधिकार अच्छा है तो हमें लेने में कोई बुराई नहीं है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में। आगे लिखा है कि लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पश्चिमी समाजों में को भी अन्य स्थानों पर हुए प्रयोगों से बहुत कुछ सीखना पड़ा था और लोकतंत्र की अपनी अवधारणा बदलनी पड़ी थी। भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का एक दूसरे के में समावेश किया जाए और भारतीय संदर्भ में इन विचारों की रचनात्मक व्याख्या की जाए। नेहरू इस बात पर जोर देते थे कि भारत के संविधान क्या उचित है, इस बारे में हमें रचनात्मक ढंग से सोचना चाहिए। तो नेहरू के जो विचार थे उनका कहना यह था कि हमने जो दुनिया के देशों में जो अच्छी चीजें थी हमने उसको अपनाया है। ठीक है, हमने जो है कोई प्रयोग ऐसा नहीं किया है कि जो हमारे देश के लिए खतरा हो। हम किसी देश की क्रांति को नहीं अपना रहे हैं, उनकी अच्छाइयों को अपना रहे हैं। जैसे हमने फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व लिया है, जो हमने प्रस्तावना में अपना उनको स्थान भी दिया है। आगे लिखा है, लोगों की इच्छा क्या थी। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य, कम्युनिस्ट मतलब जो आप ये साम्यवादी पार्टी के हैं, सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह साया दिखाई देता था। उन्होंने सदस्यों और आम भारतीयों से आग्रह किया कि वह साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से खुद को पूरी तरह से आजाद करें। मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे वो ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि रूस उनकी तरफ था ब्रिटिश सरकार की ओर से, इसलिए जहां रूस जाता था वहां ये लोग चले जाते थे। 1946-47 के जाड़ों में, सर्दी के समय में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में ही थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन तो चला रही थी, परंतु उसे सारा काम वायसराय और लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ता था, क्योंकि संविधान उसमें बना नहीं था। ठीक है, लाहिड़ी ने अपने सदस्यों को
मतलब साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है। ठीक है, तो इन्होंने जो है इसका समर्थन और विरोध दोनों किया अलग अलग तरीके से। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये अंतरिम सरकार के सदस्य हैं। तो अंतरिम सरकार में जो आपके नेहरू जी थे ये प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री कौन थे, पटेल जी थे। इसमें ये सारे मंत्री थे, बलदेव सिंह जी ये हैं। ठीक है, तो ये सारे मंत्री मिल करके उसमें काम कर रहे थे। राजेंद्र प्रसाद को आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिराज गोपालाचारी को देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सबको एक साथ यहाँ पे दिखाया गया है। ये सब जो है मिल करके जो है इन लोगों ने अंतिम सरकार को चलाया था। ठीक है, आगे लिखा है, नेहरू ने स्वीकार किया कि ज्यादातर राष्ट्रवादी नेता एक भिन्न विचार, भिन्न प्रकार का संविधान सभा चाहते थे। एक लिहाज से यह भी सही था कि ब्रिटिश सरकार का उनके गठन में काफी हाथ था और उसने सभा के कामकाज पर कुछ शर्तें भी लगा रखी थी, क्योंकि संविधान सभा जब बन रहा था तो अंग्रेज कहीं न कहीं हस्तक्षेप करते थे, इसका कई लोग विरोध करते थे। परंतु नेहरू ने कहा, आपको उस स्रोत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जहां से इस सभा को शक्ति मिल रही है। तो जो अंग्रेजों को द्वारा हस्तक्षेप हो रहा था उस पर नेहरू ने सफाई दिया। सरकारें जो सरकारें थी वो सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। नेहरू जी ने कहा, हम यहाँ इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है और हम उतनी ही दूर तक ही जाएंगे जितनी दूर तक लोग हमें ले जाना चाहेंगे। जनता, फिर चाहे वह किसी भी समूह या पार्टी से संबंधित क्यों ना हो। इसलिए हमें भारतीय जनता के दिलों में समाई जो है आकांक्षाओं और भावनाओं को हमेशा अपने जेहन में रखना चाहिए और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। ये नेहरू ने जो है कहा। आगे लिखा है, संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो उनकी भी अभिव्यक्ति, उनके विचार भी हमारे संविधान सभा में मायने रखते थे। लोकतंत्र, समानता और न्याय जैसे आदर्श 19वीं सदी से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़े हुए थे। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र, समानता और न्याय प्राचीन काल से बातें हो रही थी। जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया तो सामाजिक न्याय का ही अलग जगा रहे थे। उनको किसको न्याय दे रहे थे? तो समाज में बच्चों को और विधवा महिलाओं को। जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई तो वह धर्मों को और ज्यादा न्याय संगत बनाने का प्रयास कर रहे थे। जब महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने दलित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया या कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों ने मजदूरों और किसानों को एकजुट किया तो वे भी आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए एक ही जूझ रहे थे। मतलब सबके तरीके अलग अलग थे लेकिन सबका उद्देश्य एक ही था, मजदूरों, किसानों, सबका कल्याण हो। एक दमनकारी और अवैध सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन अपरिहार्य रूप से लोकतंत्र व न्याय का, नागरिकों के अधिकारों और समानता का संघर्ष भी था। ठीक है, जैसे जैसे प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ी, अंग्रेजों को चरणबद्ध ढंग से संवैधानिक सुधार करने पड़े। प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की जो हिस्सेदारी थी वो बढ़ाने के लिए कई कानून 1909 का, 1919 का, 1935 का पारित किए गए। इन सारे अधिनियम के बारे में अलग से बताऊंगा। 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। ध्यान रखना, पहली बार जो है विधायिका जो है उत्तरदायी बनाया गया और जनता के प्रति, और कार्यपालिका को भी बनाया गया। 1935 के अधिनियम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत उसे लगभग पूरी तरह से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी थी और 3 प्रांत कौन से जहां सरकार नहीं बनी थी? तो पंजाब, सिंध और बंगाल में कांग्रेस की नहीं, मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। बाकी 8 प्रांतों में 11 में से कब 1937 का जो चुनाव हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत, तब जो है 8 प्रांतों में सरकार किसकी बनी थी? तो कांग्रेस की बनी थी। ठीक है, आगे लिखा है, इसके बावजूद हम जो है पहले के संवैधानिक बदलावों तथा 1946 से अगले 3 साल के दौरान घटी घटनाओं को जो है स्वाभाविक रूप से एक ही प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मान सकते। इससे पहले के संवैधानिक प्रयोग एक प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के लिए लगातार बढ़ती मांग के जवाब में थे, जबकि विभिन्न कानूनों 1909,
1919, 1935 को पारित करने की प्रक्रिया में भारतीयों की कोई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं थी। क्यों? क्योंकि सारे कानून ब्रिटिश सरकार ने पास किया था। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार ने ही लागू किया था। प्रांतीय निकायों का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल का दायरा समय के साथ फैलता जा रहा था, लेकिन 1935 में भी यह अधिकार वयस्क आबादी के 10 से 15% की हिस्सेदारी तक क्या था? सीमित था। मतलब चुनाव केवल 10-15% ही लोग देते थे। तब तक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था नहीं थी, मतलब आम जनता वोट नहीं कर सकती थी। जिनके पास पैसा होता था, जो बहुत संपन्न लोग होते थे, वही वोट करते थे। 1935 के कानून के तहत निर्वाचित विधायिकाएं औपनिवेशिक शासन के ढांचे में काम कर रही थी और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थी। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जिस कल्पना की बात कर रहे थे, वह एक स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के संविधान की कल्पना कर रहे थे, जिसमें और किसी का कोई हस्तक्षेप ना हो सके। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है अधिकारों का निर्धारण। अधिकारों का निर्धारण से क्या तात्पर्य है? नागरिकों के अधिकार किस तरह निर्धारित किए जाएं? क्या उत्पीड़ित समूहों को कोई विशेष अधिकार दिए मिलने चाहिए? मतलब उत्पीड़ित समूह जिनका बहुत उत्पीड़न हुआ हो। अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार हों? वास्तव में अल्पसंख्यक किसे कहा जाए? जैसे जैसे संविधान सभा के पटल पर बहस आगे बढ़ी, यह साफ हो गया कि इनमें से किसी भी सवाल का कोई ऐसा उत्तर मौजूद नहीं है जिस पर पूरी तरह सहमत तो हो सके। याद रखना, अल्पसंख्यकों की परिभाषा स्पष्ट हमारे संविधान में नहीं दी गई है। केवल हमारे यहाँ क्या लिखा गया है कि भाषाई और जो है धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक, केवल इसकी बात कही गई है। ठीक है, तो इसलिए जब संविधान का निर्माण होने लगा तो नए नए अधिकारों का निर्धारण कैसे किया जाए, इसको लेकर के बहस शुरू हुई कि जो उत्पीड़ित वर्ग हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, अल्पसंख्यक के लिए क्या अधिकार होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह से महिलाओं और अन्य वर्ग लोगों के लिए अधिकारों की बात अब संविधान सभा में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। ठीक है, आगे लिखा है कि जो है इन सवालों के जवाब विचारों में टकराव और व्यक्तिगत जो है मुठभेड़ों से ही पैदा होने लगे। याद रखना, जब इन मुद्दों पर बहस होने लगी संविधान के अंदर, सभा के अंदर, तो कई सवाल हुए जिससे टकराव हुआ लोगों के बीच में, लंबी खासी मुठभेड़ बहस हुई और तब जाकर के कुछ अच्छा चीज निकल के आया। अपने उद्घाटन भाषण में नेहरू ने जनता की इच्छा का हवाला दिया था और कहा था कि संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को पूरा करना है। नेहरू ने एक बात कहा, यह कोई आसान काम नहीं था। जैसे जैसे आज़ादी की उम्मीद पैदा हुई, विभिन्न समूह अलग अलग तरह से अपनी इच्छाएं व्यक्त करने लगे, क्योंकि जब देश आज़ाद होने की क्षण आया, जब वो समय आया, तो अलग अलग समूह के लोगों की इच्छाएं अलग अलग थी और सब अपनी अपनी इच्छाओं को प्रकट करने लगे। इन सभी अभिव्यक्तियों पर बहस करना जरूरी था। परस्पर विरोधी विचारों के बीच किसी समाधान पर पहुंचना और एक आम सहमति पर पहुंचना जरूरी था। इसीलिए संविधान में इतना टाइम लग गया था, संविधान को बनाने में। क्योंकि कारण क्या था? तो कारण यही था क्योंकि हर मुद्दे, हर लोगों के, हर वर्ग के लोगों के बारे में सोचना था और सबके बारे में ऐसा कुछ कानून बनाना था कि जिससे जो है ये समस्या उत्पन्न ना हो कि किसी के अधिकार नहीं मिले हैं। अब लिखा है पृथक निर्वाचिका की समस्या। पृथक निर्वाचन क्या होता था? तो याद रखना, जैसे एक मान लीजिए क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में मान लीजिए कि 80% मुस्लिम हैं और 20% हिंदू हैं। तो जो 80% मुस्लिम है ये यहाँ पर बहुसंख्यक रहेंगे और यहाँ पर मुसलमान ही जो है निर्वाचित हो सकता है और मुसलमान ही वोट दे सकता है, और इसी को कहते हैं पृथक निर्वाचन व्यवस्था। यहाँ हिंदू ना तो वोट दे सकता है और ना ही हिंदू जो है चुनाव लड़ सकता है, तो इसी को कहते हैं पृथक निर्वाचन व्यवस्था। तो देश में पृथक निर्वाचन व्यवस्था पहली बार मुसलमानों को 1909 के अधिनियम के द्वारा दी गई थी और 1919 के अधिनियम के द्वारा सिखों को, यूरोपियन को, एंग्लो इंडियन को, इन सबको दिया गया था। ठीक है, तो पृथक निर्वाचिका की समस्या भी सामने आई। तो लिखा है 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। ठीक है, संविधान सभा के अंदर कि पृथक निर्वाचिका बनी रहनी चाहिए। बहादुर ने कहा कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाह कर भी नहीं हटा सकते हैं। हमें जरूरत ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सकें और समुदाय के बीच मतभेद कम कर सकें।
इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो, उनकी आवाज सुनी जाए और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। मतलब कि जो याद रखना, मद्रास के बी पोकर बहादुर थे, इन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए संविधान सभा में ये बहस किया कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था उनको दी जाए। देश में शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी है, ठीक है, ये सब उन्होंने उदाहरण दिया। सूचित करने के लिए पृथक निर्वाचन के अलावा कोई रास्ता नहीं हो सकता है, तो पृथक निर्वाचकों को बनाए रखने के लिए ये कहा गया। बहादुर को लगता था कि मुसलमानों की जरूरतों को गैर मुसलमान अच्छी तरह नहीं समझ सकते हैं और ना ही अन्य समुदायों के लोग मुसलमानों का कोई सही प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं। उनको यह डर था कि मुसलमानों के लिए मुसलमान नेता ही होना चाहिए, तभी मुसलमानों का विकास हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आगे लिखा है, पृथक निर्वाचिका की हिमायत में दिए गए इस बयान से ज्यादातर राष्ट्रवादी भड़क गए। इसके बाद जो गर्मा गर्म बहस चली उसमें जो है इस मांग के खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए गए। ज्यादातर राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल थी। ये बिल्कुल सही बात है। आर.बी. दुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा, अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला। इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें अल्पसंख्यक जो है फुसला लिया और अब इस आदत को छोड़ दो, अब कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं है। मतलब उन्होंने ये तर्क दिया कि अंग्रेज थे वो मुसलमानों को भड़का करके हिंदुओं के खिलाफ किए थे, इसलिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था दिया था। अब इसके भुलावे मत रहिए कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था कोई लागू की जाएगी, ठीक है। इसके खिलाफ काफी विरोध हुआ। विभाजन के कारण जो राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर और भड़कने लगे, उन्हें निरंतर गृहयुद्ध, दंगों और हिंसा की आशंका दिखाई दी। ये कुछ राष्ट्रवादी नेता को यह लगा कि अगर पृथक निर्वाचन व्यवस्था मुसलमानों को दे दिया जाएगा तो देश के अंदर गृहयुद्ध, दंगे और हिंसा हो जाएगी। सरदार पटेल ने कहा कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था में समा चुका है। उनकी राय में यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया है। बिल्कुल, इससे जो है देश जो है एक नहीं होता, देश में और टुकड़े हो जाते, ठीक है। राष्ट्र के टुकड़े कर दिए, रक्तपात को जन्म दिया और देश के विभाजन का कारण बनी। पटेल ने कहा कि क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो इसे पृथक निर्वाचिका को फौरन छोड़ दो, ठीक है। तो पृथक निर्वाचिका व्यवस्था को छोड़ने पर काफी बहस हुई, ठीक है। यहाँ पर एक जो है चित्र दिया गया है, ये चित्र है 1946 के जाड़ों में भारतीय नेता एटली के साथ वार्ता करने लंदन गए थे। तो एटली कौन थे? तो एटली जो है ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उनसे वार्ता करने के लिए वहां लोग गए थे, ठीक है। और उसमें कौन कौन लोग गए थे? तो लियाकत अली, ये जो है किसके नेता थे? तो लियाकत अली, याद रखना, मुस्लिम लीग के नेता थे। मोहम्मद अली जिन्ना थे, बलदेव सिंह थे, ठीक है, और पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये है मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, और ये बलदेव सिंह है और ये पैथिक लॉरेंस है, ठीक है। तो सब लोग वहां पे गए थे किससे मिलने? ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली से। तो लंदन का ये फोटो है, उसी को यहाँ दिखाया गया, ठीक है। आगे लिखा है, अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। याद रखना, ये लाइन पटेल ने कही थी। कब कहा था? जब उन्होंने पृथक निर्वाचन व्यवस्था के बारे में बहस कर रहे थे, तो पृथक निर्वाचन व्यवस्था के विरोध में यह कहा था कि अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए, ठीक है। इसीलिए आज हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। लिखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, यह दोहराने का कोई मतलब नहीं है कि हम इस पृथक निर्वाचिका की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए यह अच्छी है। यह बात हम बहुत समय से सुन रहे हैं, हम सालों से यह सुन रहे हैं कि इसी आंदोलन के कारण अब हम एक विभाजित राष्ट्र हैं। मतलब ये हुआ कि पृथक निर्वाचिका के कारण ही देश पाकिस्तान बना है, तो अब दोबारा हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक निर्वाचिका हो? ऐसा कोई देश नहीं था, ये केवल भारत में था। ये मतलब कुल मिलाकर के अंग्रेजों की एक तरह से क्या कह सकते हैं, शरारत थी। अगर आप मुझे दिखा दें तो मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन अगर इस अभागे देश में विभाजन के बाद भी पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था बनाए रखी जाए तो यहाँ जीने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह सिर्फ मेरे भले की बात नहीं है बल्कि आपका भला भी इसी में है कि हम अतीत को भूल जाएं, एक दिन हम जो एकजुट हो सके। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। हम इस शरारत को और आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं,
ठीक है। जब अंग्रेजों ने यह विचार पेश किया था तो उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें इतनी जल्दी भागना पड़ेगा। उन्होंने तो अपने शासन की सुविधा के लिए यह किया था। तो पृथक निर्वाचन व्यवस्था को उन्होंने अपने सुविधा के लिए दिया था, ना कि जो है मुसलमानों के हित के लिए दिया था। वो चाहते थे कि हिंदू मुसलमान लड़ाई लड़े और हम शासन करते रहें। खैर कोई बात नहीं है, मगर अब वह अपनी जो है विरासत छोड़ गए हैं। अब हम इससे बाहर निकलेंगे या नहीं, ये जो है संविधान सभा में बहस के दौरान ये बात किसने कहा था? तो पटेल जी ने कहा था। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, पृथक निर्वाचिका की मांग का जवाब देते हुए गोविंद बल्लभ पंत, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ने ऐलान किया था कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। वह जो है बहादुर के इस विचार से सहमत थे कि किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न तबकों में वह कितना आत्मविश्वास पैदा कर पाती है। उन्हें इस तर्क पर भी कोई आपत्ति नहीं थी कि एक मुक्त देश में प्रत्येक नागरिक के साथ ऐसा आचरण किया जाना चाहिए जिससे न केवल जो है उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, बल्कि उसमें स्वाभिमान का आध्यात्मिक भाव भी पैदा हो, तथा बहुल समुदाय का यह दायित्व है कि वह अल्पसंख्यकों की समस्या को समझे, उनकी आकांक्षाओं को महसूस करे। ठीक है, इसके बावजूद पंत जो है पृथक निर्वाचिका का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि यह एक आत्मघाती मांग है जो अल्पसंख्यकों को अस्थायी रूप से अलग थलग कर देगी, उन्हें कमजोर कर देगी और शासन में उन्हें जो है प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। मतलब यह हुआ कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था को लेकर संविधान सभा में बहुत बहस हुई और तब जाकर के इसको जो है नकार दिया गया कि ये संविधान का हिस्सा नहीं बनेगी। यहाँ लिखा है कि मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी। ये गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था। कब? 27 अगस्त 1946 को संविधान सभा में। तो उसी का भाषण का एक यहाँ पर रूप दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसी के बारे में मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया है। आगे लिखा है कि इन सारी दलीलों के पीछे एक एकीकृत राज्य के निर्माण की चिंता काम कर रही थी। मतलब लोग चाहते थे एक एकीकृत राज्य बने, कोई अलग से सबके लिए अलग कोई वीआईपी व्यवस्था ना की जाए, सबको समान अधिकार दिया जाए। राजनीतिक एकता और राष्ट्र की स्थापना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के नागरिक के सांचे में ढालना है। हर समूह को जो है राष्ट्र के भीतर समाहित किया जाना था। संविधान नागरिकों को अधिकार देगा, परंतु नागरिकों को भी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का वचन लेना होगा। ठीक है, मतलब यह हुआ कि जो राष्ट्र संविधान होगा वो नागरिकों को तो अधिकार देगा, लेकिन नागरिकों के ये कर्तव्य होंगे कि वो भी राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना पैदा रखें। समुदायों को सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में मान्यता दी जा सकती है और उन्हें सांस्कृतिक अधिकारों का आश्वासन दिया जा सकता है, मगर राजनीतिक रूप से सभी समुदायों के सदस्यों को राज्य के सामान्य सदस्यों के रूप में काम करना है, अन्यथा उनकी निष्ठाएं विभाजित होंगी। पंत ने कहा कि हमारे भीतर यह आत्मघाती और अपमानजनक आदत हुई है कि हम सभी नागरिक के रूप में नहीं सोचते बल्कि समुदाय के रूप में सोच पाते हैं। याद रखना, उस समय लोग अपने समुदाय के बारे में सोचते थे, कोई ये नहीं कहता था कि हम भारत के नागरिक हैं, जो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के लिए थी और हमारे देश की एकता को ये तोड़ रही थी। हमें याद रखना चाहिए कि महत्व केवल नागरिक का होता है, सामाजिक पिरामिड का आधार भी और उसकी चोटी भी नागरिक ही होता है। जब सामुदायिक अधिकारों का महत्व रेखांकित किया जा रहा था, उस समय भी बहुत सारे राष्ट्रवादियों ने यह भय सिर उठाने लगा कि इससे निष्ठाएं खंडित होगी और एक शक्तिशाली राष्ट्र व शक्तिशाली राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो याद रखना, यहाँ समुदाय के स्तर पर, जाति के स्तर पर लोग लड़ रहे थे, कोई अपने आप को नागरिक मान नहीं रहा था। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी किसके सामने? संविधान सभा के सामने। तो संविधान सभा के सामने एक समस्या नहीं थी, संविधान सभा के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। उस समस्याओं को सुलझाते हुए तब जाके हमारा संविधान बना है। ठीक है, आगे लिखा है, सारे मुसलमान भी पृथक निर्वाचिका की मांग के समर्थन में नहीं थे। उदाहरण के लिए बेगम एजाज रसूल को लगता था कि पृथक निर्वाचिका आत्मघाती साबित होगी क्योंकि इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। 1949 तक संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए थे कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ जाना जाता है। इसकी बजाय मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमान भी राजनीतिक सक्रिय रूप से भूमिका निभाएं, लेकिन पृथक निर्वाचन व्यवस्था के तहत नहीं।
ताकि राजनीतिक व्यवस्था में उनको एक निर्णायक आवाज मिल सके। ठीक है, आगे लिखा है केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है। आगे लिखा है उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचारों वाले एनजी रंगा ने आह्वान किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। ये उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक आर्थिक स्तर पर होना चाहिए। किसने कहा? एनजी रंगा। आप लोग ये भी याद रखना, जब गांधी चंपारण गए थे तो चंपारण में गांधी जब आंदोलन करने गए थे तो यही एक व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी का विरोध किया था कि गांधी चंपारण ना जाएं। ठीक है, तो एनजी रंगा ने गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, एकमात्र व्यक्ति थे इस फैक्ट के रूप में, इसको याद रखना। ठीक है, तो इन्होंने तर्क दिया था कि अल्पसंख्यक जाति या उसके धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, कि जिनकी आर्थिक आय कम है वो अल्पसंख्यक होंगे। ये एनजी रंगा का विचार था। आगे लिखा है रंगा की नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग थे। उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं, मगर उन्होंने इसकी सीमाओं का भी को चिन्हित किया। उन्होंने कहा कि जब तक संविधान संपन्न अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि जब उनके पास जीने का पूर्ण रोजगार का अधिकार आ गया है या अब वह संविधान मतलब सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं और उनके पास अन्य नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, या जरूरी था कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएं जहां संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का जनता प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके। रंगा ने कहा कि उन्हें सहारों की जरूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये किसान नेता थे और इन्होंने जो है हर नागरिकों के अधिकारों की बात किया और पृथक निर्वाचन व्यवस्था का इन्होंने भी विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने जो है अल्पसंख्यकों का जो निर्धारण था वो आर्थिक आधार पर कहा था। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे लिखा है जी नहीं, असली अल्पसंख्यक इस देश की जनता है। तो असली अल्पसंख्यक कौन है? ये जो है नेहरू जी ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए एनजी रंगा ने जब कहा था तो लिखा है कि महोदय, अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, असली अल्पसंख्यक कौन है? ये किसने कहा? तो एनजी रंगा ने नेहरू जी से पूछा था। ठीक है, तथाकथित पाकिस्तानी प्रांतों में रहने वाले हिंदू, सिख और यहाँ तक मुसलमान भी अल्पसंख्यक नहीं हैं। जी नहीं, असली अल्पसंख्यक तो इस देश की जनता है। यह जनता इतनी दबी कुचली और इतनी पीड़ित है कि अभी तक साधारण नागरिक के अधिकारों का लाभ भी नहीं उठा पा रही है। स्थिति क्या है? क्या आप आदिवासी इलाकों में जाइए, उनके अपने कानूनों, उनके जनजातीय कानूनों, उनकी जमीन और को उनसे नहीं छीना जा सकता है। मतलब इन्होंने एनजी रंगा ने जवाब दिया गांधी उनके नेहरू के उस उद्देश्य प्रस्ताव का, जिसमें कहा गया कि अल्पसंख्यक कौन है पहले आप डिसाइड कीजिए और अल्पसंख्यक गरीब लोगों को बनाइए, ना कि हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्म के आधार पर मत बनाइए। इसी के बारे में उन्होंने ये तर्क संविधान सभा में दिया था। आगे लिखा है रंगा ने आम जनता और संविधान सभा में उनके प्रतिनिधित्व का जो दावा करने वालों के बीच मौजूद विशाल खाई की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया। तो उन्होंने क्या कहा? हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? ये एनजी रंगा बोल रहे हैं अपने देश की आम जनता का, और इसके बावजूद हम में से ज़्यादातर लोग उस जनता का हिस्सा नहीं हैं। हम उनके हैं जिनके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जनता खुद संविधान सभा तक नहीं पहुंच पा रही है। इसमें कुछ समय लग सकता है, तब तक हम यहाँ उनके ट्रस्टी हैं, किसके? जनता के, उनके हिमायती हैं और उनके पक्ष में आवाज उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो एनजी रंगा ने कहा कि हम जनता की ओर से बात कर रहे हैं और जनता यहाँ नहीं पहुंच सकती है, इसलिए उनके एजेंट के रूप में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि उनकी भलाई के लिए हम काम करें। आगे एनजी रंगा ने आदिवासियों को भी ऐसे समूह में गिनाया। तो एनजी रंगा ने कहा कि आदिवासी को भी अल्पसंख्यक बनाया जाए, क्योंकि वो भी बेचारे कम हैं और गरीब हैं। इस समूह के प्रतिनिधियों में जयपाल सिंह जैसे जबरदस्त वक्ता भी शामिल थे। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए जयपाल सिंह ने कहा था, एक आदिवासी होने के नाते मुझसे यह उम्मीद नहीं की जाती कि मैं इस प्रस्ताव की पेचीदगियों को समझता होऊंगा, लेकिन मेरा सहज विवेक कहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति को मुक्ति के उस मार्ग पर चलना चाहिए जहां मिलकर लड़ना चाहिए। ठीक है महोदय, अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह है जिसके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया है तो वह मेरा समूह है।
उन्होंने ये कहा कि भारत में अगर किसी समूह के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो जनजातियों के साथ हुआ है, क्योंकि ये इसी जनजाति से थे। मेरे लोगों को पिछले 6000 साल से अपमानित किया जा रहा है, अपेक्षित किया जा रहा है। मेरे समाज का पूरा इतिहास भारत के गैर निवासियों के हाथों लगातार शोषण और छीना झपटी का इतिहास रहा है। जो है जनजातियों के बारे में बता रहे हैं, जिनके बीच में जब जब विद्रोह और अव्यवस्था भी फैली, उसके बावजूद मैं पंडित नेहरू के शब्दों का पर विश्वास करता हूं। मैं आपके इस संकल्प का विश्वास करता हूं कि जब हम एक नया अध्याय रचने जा रहे हैं, स्वतंत्र भारत का एक ऐसा अध्याय जहां सबके पास अवसरों की समानता होगी, जहां किसी की अपेक्षा नहीं होगी। सिंह ने आदिवासियों की सुरक्षा और उन्हें आम आदमी के स्तर पर लोगों के लिए जरूरी परिस्थितियां रचने की आवश्यकता पर सुंदर वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी कबीले संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। मतलब उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। हाँ, उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन वो गरीब हैं, हम उनको संरक्षण देंगे कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न करने पाए। उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया जहां वे रहते हैं। उन्हें उनके जंगलों और चारागाहों से वंचित कर दिया गया। उन्हें नए घरों की तलाश में भागने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें आदिम और पिछड़ा मानते हुए शेष समाज उन्हें जो है क्या कहते हैं, हिकारत की नज़र से देखता है, मतलब एक तरह से बुरी नज़र से देखता है। जयपाल ने आदिवासियों और शेष समाज के बीच मौजूदा भावनात्मक और भौतिक फासले को खत्म करने के लिए बड़ा जो है जज्बाती बयान दिया, ठीक है। जयपाल ने कहा कि हमें आदिवासियों को पहले अपनाना होगा, उनके कल्चर को हमें समझना होगा। हमारा कहना है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए। बिल्कुल, अगर घुलेंगे मिलेंगे तो उनके अंदर अलगाववाद की भावना आएगी ही नहीं, और वो अलग देश की मांग करेंगे नहीं, अलग क्षेत्र की नहीं मांग करेंगे, ठीक है। तो हमें ऐसे लोगों के साथ खुल मिल के काम करने की जरूरत है। आगे लिखा है, हम आपके साथ मेल जोल चाहते हैं। जयपाल सिंह पृथक निर्वाचिका के हक में नहीं थे, लेकिन उनको भी यह लगता था कि विधायिका में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह जो है औरों को आदिवासियों की आवाज सुनने और उनके पास जाने के लिए मजबूर किया जा सकेगा, ठीक है। तो आदिवासियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए या ना दिया जाए, इसको लेकर के काफी बहस हुई। हमें हजारों साल तक दबाया गया, ठीक है। संविधान में जो है दमित जातियों, जो दलित लोग हैं, उन्हें हम दमित कह गए। इस एनसीईआरटी में दमित कहा गया है कि अधिकारों को किस तरह से परिभाषित किया जाए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंबेडकर ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की थी। याद रखना, अंबेडकर जी ने भी दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग किया था कि हमें दलितों को भी पृथक निर्वाचन दिया जाए, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और इसी को लेकर गांधी और अंबेडकर में जो है विवाद हो गया। बाद में पूर्ण समझौता 1932 में हुआ था, और तब जाकर के जो है इस व्यवस्था को हटा दिया गया और दलितों को जो है आरक्षण दिया गया था, जिसका महात्मा गांधी यह कहते हुए विरोध किया कि ऐसा करने से ये समुदाय अस्थायी रूप से शेष समाज से कट जाएंगे। संविधान सभा इस विवाद को कैसे हल कर सकती थी, दलित जातियों को किस तरह की सुरक्षा दी जा सकती थी, ठीक है। तो लिखा है, जो दलित जातियों के कुछ सदस्यों का आग्रह था कि अस्पृश्यों मतलब अछूतों की समस्या को केवल संरक्षण और बचाव के जरिए ही हल नहीं किया जा सकता। उनकी अपंगता के पीछे जाति विभाजित समाज के सामाजिक कायदे कानून और नैतिक मूल्य मान्यताओं का हाथ है। मतलब यह हुआ कि जो उनके साथ छूआछूत हो रहा है, इसको बहुत जरूरी है हटाना, ठीक है। समाज ने उनकी सेवाओं और श्रम का इस्तेमाल किया, परंतु उन्हें सामाजिक तौर पर खुद से दूर रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई गई है कि एक दलित वर्ग का व्यक्ति अगर किसी उच्च सवर्ण वर्ग के यहाँ जाता है तो काम करता है, वो खाना भी बना सकता है। बहुत सारे नौकर बहुत सारे जो है नौकरानियां खाना भी बनाती हैं घरों में, लेकिन साथ में खाना बैठ कर नहीं खा सकती हैं, ठीक है। तो समाज ने उनकी सेवाओं और श्रम को तो इस्तेमाल किया, उनसे खूब मजदूरी कराया, उनसे खूब सेवा लिया, लेकिन परंतु उन्हें सामाजिक तौर पर खुद से क्या रखा, दूर रखा कि वो अछूत हैं। अछूत अगर होते तो उनसे हम श्रम और सेवा क्यों करवाते। तो ये तर्क बहुत इंपॉर्टेंट था, इस बात को याद रखना। अन्य जातियों के लोग उनके साथ घुलने मिलने से कतराते हैं, उनके साथ खाना नहीं खाते हैं और उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है। मद्रास के सदस्य जो है नागप्पा ने कहा था कि हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं, पर अब और कष्ट उठाने को तैयार नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। हमें मालूम है
कि अपनी बात कैसे मनवानी है। तो याद रखना कुछ दलित नेता थे, वो भी जो है संविधान सभा में अपने अपने तर्क रख रहे थे। नागप्पा ने कहा कि संख्या की दृष्टि से हरिजन जो है अल्पसंख्यक नहीं है, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। आबादी में उनका हिस्सा 20 से 25% है। उनकी पीड़ा का कारण यह है कि उन्हें जो है बाकायदा समाज और राजनीति के हाशिए पर रखा गया है, मतलब उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से वंचित किया गया है। ये समस्या हमारे दलित भाइयों के साथ है। ये बात नागप्पा ने संविधान सभा में कही। ठीक है, उन्होंने तर्क दिया। उनका कारण उनकी संख्यात्मक महत्वहीनता नहीं है, उनके पास ना तो शिक्षा तक पहुंच थी और ना ही शासन में हिस्सेदारी थी। याद रखना बिल्कुल सही बात है। दलित वर्ग क्यों पीछे रह गए? क्योंकि वो शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते थे और शासन तक नहीं पहुंच पाए, इसीलिए वो उनके साथ शोषण हुआ। सवर्ण बहुत बहुमत वाली संविधान सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रांत के श्री जो है केजे खांडेकर ने कहा था, उन्होंने क्या कहा? हमें हजारों साल तक दबाया गया, इस हद तक दबाया गया कि हमारे दिमाग, हमारी देह काम नहीं करती और अब हमारा हृदय भी भाव शून्य हो चुका है। मतलब इतना हमारा हम शोषण हुआ, ना ही हम आगे बढ़ने के लायक रह गए हैं। यही हमारी स्थिति है। ये दलित होने के कारण उन्होंने अपनी पीड़ा बताया और ये कहीं न कहीं सच भी है, उनको इतना दबाया गया। बंटवारे की हिंसा के बाद अंबेडकर तक ने पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ दी थी। पहले ये पृथक निर्वाचक की मांग करते थे, लेकिन उन्होंने बाद में छोड़ दिया। संविधान सभा ने अंततः यह सुझाव दिया कि अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का उन्मूलन किया जाए, हिंदू मंदिरों को सभी जातियों और के लिए खोल दिया जाए और निचली जातियों को विधायिकाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। तब जो है निम्न वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया। बहुत सारे लोगों का मानना था कि इससे भी सारी समस्याएं हल नहीं हो पाएंगी। सामाजिक भेदभाव को केवल संवैधानिक कानून पारित करके खत्म नहीं किया जा सकता है, समाज की सोच में बदलाव लाना भी होगा। मतलब हम केवल कानून बना करके इस समस्या को नहीं सुलझा सकते, हमें समाज में बदलाव लाना होगा। समाज की सोच बदलने की बहुत जरूरत है। परंतु लोकतांत्रिक जनता ने इस प्रावधानों का स्वागत किया कि छुआछूत का अंत होना चाहिए और दलितों को आरक्षण नौकरियों में और राजनीति में मिलना चाहिए। ठीक है, लिखा है राज्य की शक्तियां। लिखा है संविधान सभा में इस बात पर काफी बहस हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के क्या अधिकार होने चाहिए। मतलब अब यहाँ बहस आगे बढ़ती है और शक्तियों की जो राज्य की शक्तियां हैं उस पर बात शुरू हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्या अधिकार होने चाहिए। जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे उनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में उन्होंने कहा था कि अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है, एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि ऐसा केंद्र शासित स्थापित करने में जो है आम सराकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज उठाने में सक्षम नहीं होगा। तो इन्होंने एक मजबूत केंद्र की मांग की और कहा कि केंद्र को ज्यादा शक्तियां मिलनी चाहिए और राज्य को शक्तियां कम मिलना चाहिए। इसीलिए देखा होगा संविधान में 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और सबके अधिकार बांट दिए गए हैं, सबके काम बांट दिए गए हैं। देखो उसी के बारे में लिखा है। संविधान के मसौदे में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहली सूची के विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन होने थे, आप सबको पता है, जबकि दूसरी सूची जो राज्य सूची है के विषय केवल राज्य सरकारों के अंतर्गत आने थे, और तीसरी सूची जो समवर्ती सूची है इस पर जो विषय होंगे वो केंद्र और राज्य दोनों की साझा हिस्सेदारी होना था। परंतु अन्य संघों की तुलना में बहुत ज्यादा विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया था। समवर्ती सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की अपेक्षा करते हुए बहुत ज्यादा विषय रखे गए। तो समवर्ती सूची में और केंद्र सूची में ज्यादा विषय रखे गए, जबकि राज्यों में विषय कम रखे गए। खनिज पदार्थों तथा प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार को ही नियंत्रण दिया गया। तो खनिज और उद्योग ये किसके अधिकार में रखा गया? केंद्र सरकार के। अनुच्छेद जो है 356 जो राष्ट्रपति शासन लागू करता है, गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया गया। तो ये भी हमारे संविधान में लागू किया गया, जिससे केंद्र काफी मजबूत हो गया राज्यों की अपेक्षा से। ठीक है, आगे लिखा है संविधान में राजकोषीय संघवाद की भी एक जटिल व्यवस्था बनाई गई।
कुछ करों जैसे सीमा शुल्क, कंपनी कर से होने वाली सारी आय केंद्र सरकार के पास रखी गई। कुछ अन्य मामलों में जैसे आय कर और आबकारी कर को से होने वाले आय राज्य को दे दिए गए और केंद्र सरकारों के बीच बांट दिए गए। मतलब कुछ कर जैसे सीमा शुल्क हो गया, कंपनी, ये सब केंद्र को दे दिया गया और कुछ ऐसे कर थे जो केंद्र और राज्य के बीच बांटे गए, जैसे आय कर और आबकारी कर। आबकारी कर होता है जो दारू पे लगता है, ठीक है, उसे आबकारी कर कहते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है, शराब पे जो लगता है। आगे लिखा है अन्य मामलों में होने वाली आय जैसे राज्य स्तरीय शुल्क पूरी तरह से राज्यों को सौंप दिए गए। राज्य सरकारों को अपने स्तर पर भी कुछ अधिभार और कर लगाने का अधिकार दिया गया। मतलब राज्य सरकारें भी कुछ कर लगा सकती हैं। उदाहरण के लिए वो जमीन और संपत्ति कर लगा सकती हैं, बिक्री कर लगा सकती हैं, बोतल बंद शराब पर अलग से कर वसूल सकती हैं। ये सब कर किसको दिया गया? राज्य सरकार को दे दिया गया, ठीक है। केंद्र बिखर जाएगा, ठीक है। राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य के संतनम ने पेश किया। इन्होंने जो कहा कि राज्य को ज्यादा पावर बनाओ, केंद्र को नहीं। उन्होंने कहा कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण का जरूरी है। यह दलील एक जिद सी बन गई कि तमाम शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत हो जाएगा। और संतनम ने कहा कि यह गलतफहमी है। अगर केंद्र के पास जरूरत से ज्यादा हिस्सेदारियां जिम्मेदारियां होंगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उसके कुछ दायित्वों में कमी करने से और उन्हें राज्यों को सौंप देने से केंद्र ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ये उनका तर्क था, ठीक है, कि राज्य को ज्यादा शक्ति दो और केंद्र को कम दो, ठीक है। आगे लिखा है जहां तक राज्यों का सवाल है तो संतनम का मानना था कि शक्तियों का मौजूदा वितरण उनको पंगु बना देगा। राजकोषीय प्रावधान प्रांतों को खोखला कर देगा क्योंकि उनको कर लगाने का और कर वसूलने का कम अधिकार था। क्योंकि भू राजस्व के अलावा ज्यादातर कर केंद्र सरकार के अधिकार में दे दिए गए। तो ज्यादातर किसके अधिकार में है? केंद्र सरकार के। तो अगर ज्यादा कर केंद्र सरकार वसूलेगा तो राज्य तो खोखला हो जाएगा, ठीक है। यदि पैसा ही नहीं होगा तो राज्यों में विकास परियोजनाएं कैसे चलेंगी? मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें इकाई को आकार केंद्र से या कहना पड़े कि मैं अपने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता, मैं उन्हें साफ सफाई नहीं दे सकता, मुझे सड़कों में सुधार उद्योगों की स्थापना के लिए खैरात दे दीजिए। मतलब ये हुआ कि राज्य केंद्र के सामने हाथ फैला के कहे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें शिक्षा के लिए, साफ सफाई के लिए, सड़कों के लिए, उद्योगों के स्थापना के लिए पैसा दो। तो राज्य गिड़गिड़ाएंगे किसके सामने? राज्य केंद्र के सामने। ऐसा संविधान हमें नहीं चाहिए, तो उन्होंने तर्क दिया। आगे लिखा है बेहतर होगा कि हम संघीय व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दें और एकल व्यवस्था, ठीक है, यूनिटी सिस्टम स्थापित करें। संतनम ने कहा कि अगर पर्याप्त जांच पड़ताल किए बिना शक्तियों का प्रस्तावित वितरण लागू किया जाएगा तो हमारा भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ ही सालों में सारे प्रांत केंद्र के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसा करोगे तो सारे जो प्रांत होंगे वो केंद्र के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और विद्रोह कर देंगे। प्रांतों के बहुत सारे दूसरे सदस्य भी इसी तरह की शंकाओं से परेशान थे। उन्होंने इस बात के लिए जमकर जोर लगाया कि समवर्ती सूचियों केंद्र सूची में कम से कम विषयों को रखा जाए और अधिक विषय कहाँ रखा जाए? राज्यों को दिया जाए। उड़ीसा के एक सदस्य ने कहा, यहां तक चेतावनी दे डाली कि संविधान में शक्तियों के बेहिसाब केंद्रीकरण के कारण केंद्र बिखर जाएगा। ये भी उन्होंने कहा, ठीक है। आगे लिखा है आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। संविधान सभा में इस पर भी बहस की गई कि आज हमें क्या चाहिए। एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। तो हमें एक ऐसी सरकार बनानी है जो सब तरह के निर्णय को आसानी से ले सके। तो लिखा है प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग से सभा में तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। मतलब प्रांतों को ज्यादा पावर देना चाहते थे। शक्तिशाली केंद्र की जरूरत को असंख्य अवसरों पर रेखांकित किया जा चुका था। अंबेडकर ने घोषणा की थी कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं। अंबेडकर शक्तिशाली केंद्र चाहते थे, ठीक है। 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र अब बनेगा, क्योंकि अगर केंद्र शक्तिशाली नहीं रहेगा तो राज्यों में ये प्रॉब्लम और ज्यादा होगी।
सड़कों पर हो रही जिस हिंसा के कारण देश टुकड़े टुकड़े हो रहा है, उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सदस्यों ने बार बार यह कहा कि केंद्र की शक्तियों में भारी इजाफा होना चाहिए ताकि वह सांप्रदायिक हिंसा को रोक सके। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग का जवाब देते हुए गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा कि केंद्र ज्यादा से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। ठीक है। संयुक्त प्रांत के एक सदस्य, संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश के एक सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि एक शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है ताकि वह देश के हित में योजना बना सके, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सके, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और देश की विदेशी आक्रमण से रक्षा कर सके। इसीलिए केंद्र को इतना बहस करने के बाद हमारा जो केंद्र सरकार है उसको काफी पावर दिया गया, ठीक है, और राज्यों को कुछ कम पावर दिया गया है। ठीक है। आगे लिखा है, विभाजन से पहले कांग्रेस ने प्रांतों को काफी स्वतंत्रता देने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। कुछ हद तक मुस्लिम लीग को इस बात का जो है भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि जिन प्रांतों में लीग की सरकार बनी है वहां जो है दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। बंटवारे को देखने के बाद ज्यादातर राष्ट्रवादियों की राय बदल चुकी थी। उनका कहना था कि अब एक केंद्रीकृत संरचना के लिए पहले जैसे राजनीतिक दबाव नहीं बचे हैं। औपनिवेशिक शासन के द्वारा थोपी गई एकल व्यवस्था पहले से ही मौजूद थी। उस जमाने में बहुत जो है घटनाओं ने केंद्रीयता को बढ़ावा दिया मिला, जिसे अब अफरा तफरी पर अंकुश लगाने और देश के आर्थिक विकास की योजना बनाने के लिए और भी जरूरी माना जाना चाहिए, मतलब माना जाने लगा। इस प्रकार संविधान में भारतीय संघ के घटक राज्यों के अधिकारों की तुलना में केंद्र के अधिकारों को स्पष्ट झुकाव दिखाई देता है। तो याद रखना, सबसे अधिक शक्तिशाली किसको बनाया गया? तो केंद्र को बनाया गया। ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है राष्ट्र की भाषा। अब याद रखना, संविधान सभा के सामने सबसे बड़ा मुद्दा अब आया, राष्ट्र की भाषा क्या होनी चाहिए। इसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया, बहस शुरू हो गई। लिखा है, जब एक देश के विभिन्न भागों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हों, उनकी सांस्कृतिक विरासत अलग अलग हो, तो एक राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है। मतलब यह हुआ कि भारत में अलग अलग भाषा बोली जाती है, ऐसी स्थिति में सांस्कृतिक विविधता अलग अलग है, तो कैसे एक राष्ट्र का निर्माण किया जाए, इस पर बहस शुरू हुई। कैसे लोग एक दूसरे की बात सुन सकते हैं या एक दूसरे से जुड़ सकते हैं जबकि वो एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते हैं। जैसे कोई तमिल का व्यक्ति हो तो तमिल का व्यक्ति बिहार की भाषा कैसे समझेगा, भोजपुरी। इसका मतलब है एक ही देश में रहते हुए भी विविधताएं हैं। संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर कई महीनों तक बहस हुई और कई बार जो है काफी तनातनी पैदा हो गई लोगों के बीच में। आगे लिखा है, 30 के दशक तक कांग्रेस ने यह माना कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। महात्मा गांधी का मानना था कि हरेक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सकें। हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी और यह विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई। एक साझी भाषा थी। जैसे जैसे समय बीता बहुत तरह के स्रोतों से नए नए शब्द और अर्थ जो इसमें समाते गए और उसे विभिन्न क्षेत्रों के बहुत सारे लोग समझने लगे। महात्मा गांधी को लगता था कि यह बहु सांस्कृतिक भाषा विविध समुदायों के बीच जो है संसार की आदर्श भाषा हो सकती है। ठीक है। ये किसका कहना था? गांधी का। वह हिंदुओं और मुसलमानों को, उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है। तो हिंदू मुसलमानों की भाषा अलग, उत्तर भारत की भाषा अलग, दक्षिण भारत की भाषा अलग। अब ऐसी स्थिति में जो है ये प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। ठीक है। आगे लिखा है, लेकिन 19वीं सदी के आखिर से एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी धीरे धीरे बदल रही थी। जैसे जैसे सांप्रदायिक टकराव गहरे होते जा रहे थे, हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर होती जा रही थी। जब हिंदू मुसलमान आपस में लड़ने लगे तो हिंदी और उर्दू अलग होने लगी। लोग उर्दू और हिंदी बोलने से दूर भागने लगे। एक तरह तो फारसी और अरबी मूल के सारे शब्दों को हटाकर हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी तरफ उर्दू लगातार फारसी के नजदीक होती जा रही थी। ठीक है। नतीजा यह हुआ कि भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई। समझ में आ गया अब कितनी ये समस्या हो गई। लेकिन हिंदुस्तानी के साझा चरित्र में महात्मा गांधी की आस्था
कम नहीं हुई है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो भाषा को लेकर भी हमारे देश में काफी टकराव हुआ। अब आते हैं हिंदी की हिमायत। बहुत से लोगों ने संविधान सभा में हिंदी की हिमायत किया, क्योंकि हिंदी बोलने वाली संख्या क्या है, भारत में ज्यादा है। तो लिखा है, संविधान सभा के एक शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आर.बी. धुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। जब किसी के ने कहा कि संविधान के सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते, तो धुलेकर ने पलटकर कहा कि इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते हैं, वो इस सभा की सदस्यता से पात्र नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, जबकि ये गलत उन्होंने कहा। उन्हें चले जाना चाहिए। जब इस टिप्पणियों के कारण सभा में हंगामा खड़ा हुआ, तो धुलेकर हिंदी में अपना भाषण देते रहे। जवाहरलाल नेहरू ने हस्तक्षेप के चलते आखिरकार सदन में शांति बहाल हुई, लेकिन भाषा का सवाल अगले 3-4 जो है बार जो है कार्यवाही में बाधा डालता रहा और सदस्यों को उत्तेजित करता रहा। तो उस समय भी लोगों में जो है काफी इसको लेकर के काफी वाद विवाद हुआ। तकरीबन 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 को राष्ट्र की भाषा के रूप के सवाल पर धुलेकर के भाषण ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया। तब तक संविधान सभा की भाषा समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी थी। समिति ने राष्ट्रीय जो है भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच पैदा हो रही गतिरोध को तोड़ने के लिए एक फार्मूला विकसित कर लिया कि हिंदी और जो हिंदी के समर्थक थे और जो विरोधी थे, उनको कैसे हम गतिरोध को दूर कर सके। समिति ने सुझाव क्या दिया? ठीक है, तो लिखा है, समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में हिंदी जो लिखी हिंदी भाषा की राजकीय भाषा होगी, राष्ट्र की भाषा नहीं, राजकीय भाषा होगी। परंतु इस फार्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया था। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। अगले 15 साल तक सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रखा रहेगा। याद रखना, राजभाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी को अपना लिया गया। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। याद रखना, प्रांतों राज्यों को भी अपनी भाषा चुनने का अधिकार दे दिया गया। तो जैसे मराठा, अगर हम जाए वहाँ महाराष्ट्र में, तो वहाँ जितना काम होगा मराठी में होता है और अंग्रेजी में होता है। तमिलनाडु चले जाएंगे तो तमिल में अंग्रेजी में होता है। उड़िया चले जाएंगे उड़ीसा, तो उड़िया में अंग्रेजी में होगा। ठीक है, संविधान सभा की इस भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने और सर्व स्वीकृति समाधान पेश करने का प्रयास किया। तो राष्ट्रभाषा के आधार पर जब राजभाषा हिंदी को बना दिया गया, तो लोग शांत हो गए कि राजभाषा मतलब कामकाज की भाषा हिंदी होगी, तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। धुलेकर बीच बचाव की ऐसी मुद्रा से जो है राजी होने वाले नहीं थे। वह चाहते थे कि हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। उन्होंने ऐसे लोगों की आलोचना की जिन्हें लगता था कि हिंदी को उस पर थोपा जा रहा है। धुलेकर ने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जो महात्मा गांधी का नाम लेकर के हिंदी की बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर इनको बहुत विवाद हुआ। लिखा है, महोदय, इस बात पर मेरे से ज्यादा हर्ष किसी और को नहीं होगा कि हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि यह हिंदी को एक रियायत दी जाए। मैं कहता हूं कि बिल्कुल नहीं, यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणति है। ठीक है, आगे लिखा है, बहुत से सारे सदस्यों को धुलेकर की बात करने के अंदाज से काफी परेशानी हो रही थी। उनके भाषण के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष ने कई बार उन्हें टोक कर कहा कि इस तरह बात करके मेरे विचार में आप जो है अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन धुलेकर ने अपने ही अंदाज में बात जारी रखी। तो उनको रोकने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष ने भी कई बार हस्तक्षेप किया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, वर्चस्व का भय। ठीक है, अब क्या हुआ? तो धुलेकर के बोलने के बाद मद्रास की सदस्य श्रीमती जी दुर्गावतबाई ने इस चर्चा पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, तो जो इन्होंने बोला था उस पर चिंता व्यक्त किया। तो क्या चिंता व्यक्त किया? अध्यक्ष महोदय, अभी हाल तक भारत की राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल लगभग सहमति तक पहुंच गया है था, अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन गया है।
चाहे यह सही हुआ हो या गलत, गैर हिंदी भाषी इलाकों के लोगों को यह एहसास कराया जा रहा है कि यह झगड़ा हिंदी भाषी इलाकों का एक रवैया असल में इस राष्ट्र की साझा संस्कृति पर भारत की अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की लड़ाई है। तो उन्होंने ये अपना तर्क दिया। श्रीमती दुर्गाबाई ने सदन को बताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज्यादा है। उन्होंने सदन में बात कही। विरोधियों का यह मानना संभवतः सही है कि हिंदी के लिए हो रहा यह प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास है। इसके बावजूद बहुत सारे अन्य सदस्यों के साथ साथ उन्होंने भी महात्मा गांधी के आह्वान का पालन किया और दक्षिण में हिंदी का प्रचार जारी रखा। विरोध का सामना किया, हिंदी के स्कूल खोले और कक्षाएं चलाई। अब जो है इस सबका क्या नतीजा निकलता है? दुर्गाबाई ने पूछा। सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस उत्साह से हिंदी को अपनाया था, मैं उसके विरुद्ध एक आक्रामकता देखकर जो है सकते में हूँ। ठीक है। दुर्गाबाई हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, मगर जो है अब उस भाषा को बदला जा रहा है। उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को उससे निकाला जा रहा है। किससे? हिंदी से। उनका मानना है कि हिंदुस्तानी के समावेशी और साझा स्वरूप को कमजोर करने वाले किसी भी कदम से विभिन्न भाषाई समूहों के बीच बेचैनी और भय पैदा होना निश्चित है। ठीक है। आगे लिखा है, जैसे जैसे चर्चा तीखी होती गई, बहुत सारे सदस्यों ने परस्पर समायोजन और सम्मान की भावना का आह्वान किया। बंबई के एक सदस्य श्री शंकर राव देव ने कहा कि कांग्रेसी और महात्मा गांधी का अनुयायी होने के नाते वे हिंदुस्तानी को राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, परंतु उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप हिंदी के लिए दिल से समर्थन करते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर संदेह पैदा हो और मेरी आशंकाओं को बल मिले। मद्रास के श्री T.A. रामलिंगम चेट्टियार ने इस बात पर जोर दिया कि जो कुछ किया जाए एहतियात के साथ किया जाए, मतलब कि सावधानी पूर्वक किया जाए। यदि आक्रामक होकर काम किया गया तो हिंदी का कोई भला नहीं हो पाएगा। चाहे लोगों के भय निराधार हों, उनको शांत किया जाना चाहिए, वरना लोगों में गहरी कड़वाहट रह जाएगी। उन्होंने कहा कि जब हम साथ रहना चाहते हैं और एक एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं तो परस्पर समायोजन होना ही चाहिए और लोगों पर जो है चीजें थोपने का सवाल ही नहीं होना चाहिए। ठीक है। मतलब हम किसी चीज को किसी पर थोपे ना। ठीक है। लिखा है, निष्कर्ष के रूप में लिखा है कि भारतीय संविधान गहन विवादों और परिचर्चाओं से गुजरते हुए बना। उसके कई प्रावधान लेने देने की प्रक्रिया के जरिए बनाए गए। उन पर सहमति तब तक पाई गई जब तक सदस्यों ने विरोधी विचारों के बीच का जमीन तैयार कर लिया। परंतु संविधान के एक केंद्रीय अभिलक्षण पर काफी हद तक सहमति थी। यह सहमति प्रत्येक वयस्क नागरिक भारतीयों को मताधिकार देने की थी। याद रखना, यही एक मुद्दा था, वयस्क मताधिकार जो सभी नागरिकों को दिया जाए। इस पर सबकी आम सहमति थी। इसमें कोई नहीं चाहता था कि सबको वोट देने का अधिकार न दिया जाए। इसके पीछे एक खास किस्सा का भरोसा था जिसने जो पूर्व उदाहरण अन्य देश के इतिहास में नहीं थी। दूसरे लोकतंत्र में पूर्ण वयस्क मताधिकार धीरे धीरे कई चरणों से गुजरते हुए लोगों को मिला। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में शुरू में मताधिकार केवल संपत्ति रखने वाले पुरुष को ही दिया गया था। फिर पढ़े लिखे पुरुषों को और इस विशेष वर्ग में शामिल किया गया। मतलब धीरे धीरे वहां भी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। लंबे और कटु संघर्षों के बाद श्रमिक और किसान वर्ग के पुरुषों को मताधिकार मिल गया। ऐसा अधिकार पाने के लिए महिलाओं को और भी लंबी लड़ाई लड़ना पड़ा। तो अमेरिका इंग्लैंड में धीरे धीरे सबको मताधिकार दिया गया। हमारे संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण अभिलक्षण था धर्मनिरपेक्षता पर बल। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता के गुण तो नहीं पाए गए थे, मतलब शब्द शामिल तो था नहीं। धर्मनिरपेक्षता कब शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। परंतु संविधान व समाज को चलाने के लिए भारतीय संदर्भों में उनके मुख्य अभिलक्षणों का जिक्र आदर्श रूप में किया गया था। ऐसा मूल अधिकारों की श्रृंखला को रचने के जरिए किया गया। विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29-30 और समानता के अधिकार 14 16 और 17। राज्य ने सभी धर्मों के लिए प्रति समान व्यवहार की गारंटी दी और उन्हें हितैषी संस्थाएं बनाए रखने का अधिकार भी दिया।
राज्य ने अपने आप को विभिन्न धार्मिक समुदायों से दूर रखने की कोशिश की। किसने? राज्य ने धार्मिक समुदायों से, और अपने स्कूलों और कॉलेजों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा दी। तो हमारे यहाँ स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। सरकारी स्कूलों में सरकार ने रोजगार में धार्मिक भेदभाव को अवैध घोषित ठहराया, लेकिन दूसरी ओर धार्मिक समुदायों से जुड़े सामाजिक सुधार कार्यक्रमों के लिए कुछ कानूनी गुंजाइशें रखी। इसी तरह से अस्पृश्यता पर कानूनी रोक लगा दी गई। मतलब कि अब छुआछूत एक कानूनी वो हो गया कि छुआछूत कोई नहीं कर सकता है, और इसी कारण से व्यक्तिगत और पारिवारिक कानूनों में परिवर्तन हो गए। भारतीय राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता में राज्य व धर्म के बीच पूर्ण विच्छेद नहीं रहा। हमने दोनों के बीच एक विवेकपूर्ण जो है फासला बनाने की कोशिश की। ठीक है, आगे लिखा है, संविधान सभा के विवादों के से हमें यह समझ आती है कि संविधान के निर्माण में कैसी कैसी विरोधी आवाजें उठी, कैसी कैसी मांगे की गई। यह चर्चाएं हमें उन आदर्शों और सिद्धांतों के बारे में बताती हैं जिनका जिक्र संविधान के निर्माताओं ने किया। परंतु इन विवादों को समझने में हमें याद रखना चाहिए कि आदर्शों को विशेष संदर्भ में मुताबिक बदला गया। इसके अलावा ऐसा ही हुआ कि सभा के कुछ सदस्यों ने 3 वर्षों में हुई चर्चाओं के साथ साथ अपने विचार की भी बदल डाले। कुछ सदस्यों ने दूसरे सदस्यों के तर्कों के प्रकाश में अपनी समझ बदली और खुले दिलो दिमाग से काम किया। कुछ अन्य सदस्यों ने आसपास की घटनाओं को देखते हुए अपने विचार बदल डाले। तो संविधान सभा में कई लोगों के विचार भी बदल गए, कई लोगों के तर्क और वितर्क को सुन करके। ठीक है, तो ये संविधान सभा में जो संविधान बनाया गया वो एक लंबी लड़ाई के बाद बनाया गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान किसको सौंपा है, तो याद रखना राजेंद्र प्रसाद को सौंपा है। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और ये संविधान सौंपते हुए बी आर अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ डेट देख लेते हैं। लिखा है 1945 में कौन सी घटना हुई थी, तो 26 जुलाई को ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी और क्लेमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री बने थे। दिसंबर जनवरी में भारत में आम चुनाव हुआ था। 1946 में 16 जो है मई को क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन अपनी संवैधानिक योजना की घोषणा करती है। 16 जून को क्या हुआ था, मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन की संवैधानिक घोषणा पर स्वीकृति देती है। ठीक है, फिर 16 जून को क्या हुआ, कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार गठन का प्रस्ताव पेश करता है। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। 2 सितंबर को क्या हुआ, कांग्रेस अंतरिम सरकार का गठन करती है। इनमें नेहरू को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। उपराष्ट्रपति नहीं कह सकते, इसे हम प्रधानमंत्री कहेंगे। ठीक है, 13 अक्टूबर को जो है मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला करती है। तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग भी शामिल थी, इसके 6 सदस्य इसमें शामिल किए गए थे। 3 से 6 दिसंबर को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली कुछ भारतीय नेताओं से मिले। इन वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकला, जो भी मैंने आपको फोटो दिखाया था। 9 दिसंबर को संविधान सभा के अधिवेशन की शुरुआत हुई। ठीक है, 1947 में 29 जनवरी को मुस्लिम लीग संविधान सभा को भंग करने की मांग करती है। 16 जुलाई को अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक होती है। 11 अगस्त को जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान की स्वतंत्रता कराची में जश्न मनाया गया। 14-15 अगस्त मध्यरात्रि भारत में स्वतंत्रता का जश्न मनाया गया और दिसंबर 1949 में संविधान पर हस्ताक्षर हो गया। 26 जो है जनवरी जो है 1950 को संविधान लागू हो गया। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण डेट थी, तो इसको मैंने बता दिया। तो क्लास 12 की एनसीईआरटी समाप्त हो गई है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे।